तो स्टूडेंट्स, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं आज। और केमिस्ट्री 11th क्लास के अंदर हम लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। और केमिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है ना। इस चैप्टर के बिना पूरी केमिस्ट्री को समझना इम्पॉसिबल सा है ना। ये चैप्टर हमें आना ही चाहिए और इस चैप्टर की मदद से ही हम पूरी केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स है ना, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, कोई भी केमिस्ट्री हो, उसके फंडामेंटल इसी चैप्टर से ही आते हैं। इस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला लेक्चर हमने देखा, हमने समझा, सीखा। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली शुरुआत हुई। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा कि डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम क्या होता है, कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो भी हम आसपास देख रहे हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको एटम कहा जाता है। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो लॉन्ग मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच कैन नॉट कट, कैन नॉट बी कट, जिसको काटा नहीं जा सकता। तो एटम को ये बात बोल दी गई थी कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिससे, मतलब जो मटेरियल है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कोई घर को बनाने में जैसे ईंट का इस्तेमाल होता है, ईंट छोटे से छोटा क्या है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है उस स्ट्रक्चर का। वैसे ही हमारे पास आसपास जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं, उन सब्सटेंसेज का सबसे जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या होता है, एटम होता है। तो पहले तो एटम एग्जिस्ट करता है। इस बात को प्रूव करने के लिए डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसको साबित करने के लिए कुछ फंडामेंटल केमिस्ट्री के जो लॉज है ना, केमिस्ट्री के फंडामेंटल लॉज क्या हो गया, किसी भी केमिकल प्रोसेस में रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, की जितने भी एटम्स हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें इस बात को कंफर्म कर रही थी कि ऐसा कुछ है, मटेरियल जिससे मिलके बना है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, और उसी को एटम कहा गया। और फिर एटम के बारे में चर्चाएं शुरू हुई। तो ये कुछ एटम एग्जिस्ट करता है, इसको किससे कंफर्म किया गया, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन से। ठीक है। फिर आगे कहानी बढ़ी और डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट दिए। पहला पॉइंट था कि जितने भी सब्सटेंसेस है वो एटम से मिलके बने होते हैं। एक ही एलिमेंट के सारे एटम क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। एटम्स जब भी कंबाइंड होते हैं तो एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, यानी दो एक के साथ, एक तीन के साथ, पांच सात के साथ, ऐसे। ऐसा नहीं है कि एक एटम ढाई दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, साढ़े तीन एटम इसके, साढ़े पांच एटम उसके, ऐसा नहीं। ये हमेशा क्या होता है, होल नंबर रेशियो में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही नया एटम क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है रॉन्ग प्रूव हो गई थी, जब ये पता चला कि नहीं, एटम ही फाइनेस्ट फाइनेस्ट पार्टिकल नहीं है ना, जो लास्ट टू लास्ट पार्टिकल वो एटम नहीं है। एटम के अंदर भी दूसरे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वो दूसरे पार्टिकल्स कौन से थे, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन था। तो इनकी डिस्कवरी के बाद में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे थोड़ा सा काम रुक गया, है ना। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे रॉन्ग साबित हो गई। ठीक है। फिर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRT। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड ट्यूब क्या होती है, एक ऐसी ट्यूब जिसको वैक्यूम पंप से, जिसमें हम एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, फिर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो नेगेटिव से जुड़ा है उसको कैथोड, जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है उसको एनोड बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रखते हैं। तो ऐसा पाया गया कि यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज निकलती है,
इन्हीं रेज को क्या बोला गया? कैथोड रेज बोला गया। फिर उन कैथोड रे की प्रॉपर्टीज जब हमने देखी, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कैथोड रे कलरलेस होती है ना। ये कुछ हमने चीजें पढ़ी कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे के सामने कोई मास रखे तो उसमें रोटेशन क्रिएट कर देती है, यानी कैथोड रे में मास होता है। कैथोड रे का जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो डिविएट होती है, यानी कैथोड रे पे चार्ज भी होता है और इस तरह से डिविएट होती है, जो इंडिकेट करता है कि कैथोड रे किससे मिलके बनी है, कोई नेगेटिव चार्ज से मिलके बनी है। कैथोड रे की जो नेचर है, गैस कौन सी यूज हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करता, ना ही टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कौन से यूज हो रहे हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। और उससे ये बात पता चलती है कि कैथोड रे के जो बनी हुई है वो कोई ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो एटम से भी छोटे होते हैं, और उन्हीं को ही क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इससे ये साबित हुआ था इस पॉइंट से कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। फिर जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन का, तो वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी आया। फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन मूरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया, जिसकी वैल्यू आती है कितनी? कितनी आती है? ये आ जाती है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 19 कूलाम। ये एलिमेंट्री चार्ज होता है नेचर का, यानी कि इससे छोटा चार्ज कोई भी नहीं होता, यहीं से चार्ज की क्वांटिटी शुरू होती है ना। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन का मास कितना? चार्ज की वैल्यू रखी तो मास आया 9.1 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 31 केजी। समझ में आई बात? तो ये कैलकुलेशंस हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी हुई वो किसकी हुई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्या हमारे सामने एक्सपेरिमेंट रहा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे पहली बात किसने किया? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्ड स्टीन। साइंटिस्ट क्या नाम था? बाय गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन नाम का साइंटिस्ट था, उसने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। और तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया? गोल्ड स्टीन ने किया। और ईयर था 1905 के आसपास, 1888 में लगभग हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये जो 1905 1910 वाला ईयर है उसके आसपास प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई थी। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्ड स्टीन ने किया। और किससे किया था? इसमें जो एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था वो यूज हुआ था बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट था। अब बोलोगे आप सर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी कुछ ऐसा ही है, कैथोड रे ट्यूब जैसा ही है ना, दोनों में सिमिलैरिटी होती है, कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था? एक ट्यूब लिया हमने, उस ट्यूब में वो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वैक्यूम चैम्बर भी लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाया इसमें, है ना, वैक्यूम के लिए पंप लगाया, वैक्यूम के लिए क्या लगाया? पंप, ताकि इसमें से सारे पार्टिकल्स बाहर निकल जाए, है ना। अब यहां पे हमने रखे इलेक्ट्रोड्स, ये तो हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। एक तो इलेक्ट्रोड हो गया एनोड, ये तो हो गया अपना कैथोड, और ये हो गया एनोड। ये वायर कनेक्ट कर दिए,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव से जो होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? नेगेटिव बैटरी से कनेक्टेड कौन सा होता है? कैथोड होता है। और जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? एनोड होता है। समझ में आई बात? अब देखो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने जितना वोल्टेज लगाया था यहाँ पे बैटरी का, उससे कहीं ज्यादा वोल्टेज एक बार और हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, उससे भी ज्यादा, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। वहां पे हाई वोल्टेज था, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। कितना? लगभग 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट ऐसे हमने लगाया, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाया, है ना। अब देखो, नॉर्मली हमें क्या दिखाई दे रहा था कि कुछ जो रेस थी कहां से निकल रही थी? कैथोड से एनोड की ओर निकल रही थी वो रेस, वो अभी भी निकल रही थी। कैथोड से एनोड वाली रेस क्या है, अभी भी निकल रही थी। लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो जिंक का कोटिंग कर देता है, किसका? जिंक सल्फाइड का इस तरफ कोटिंग कर देता है, तो यहां पर उसे कुछ स्पार्किंग दिखती है। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे क्या दिखता है उसको? कुछ स्पार्क ऐसे दिखने लगते हैं, यहाँ पे स्पार्किंग सी दिखने लगती है उसको, यहाँ पे ऐसे, इधर कुछ स्पार्किंग होने लगती है। तो उसने बोला कि भाई कैथोड रे तो यहां से कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है, लेकिन कैथोड के पीछे स्पार्किंग क्यों हो रही है? बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा देता हूं मैं, तो किसके पीछे स्पार्किंग हो रही है? कैथोड के पीछे। यहाँ पे स्पार्किंग होने लग गई थी। उस स्पार्किंग को कैसे हमने ऑब्जर्व किया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग से, है ना। ये क्या है? जिंक सल्फाइड, जेडएनएस कोटेड। यह है जिंक सल्फाइड की कोटिंग, जेडएनएस की कोटिंग। उस जेडएनएस की कोटिंग पे क्या होने लग गया था? स्पार्किंग होने लग गया था। तो उसका दिमाग जो है खनक गया कि भाई कैथोड रे तो किसे निकल रही, कैथोड से निकल रही थी और एनोड पे जा रही थी, पर कैथोड के पीछे स्पार्किंग हो रही है, यानी कि कोई ऐसी रेज है जो कहां से निकल रही है? एनोड से कैथोड की ओर जा रही है ना। ये ऐसा ही तभी हो सकता है, क्योंकि देखो कैथोड रे भी इनविजिबल होती है और एनोड रे भी क्या होती है? इनविजिबल होती है। जो हमने वीडियो देखा था, उस वीडियो में ग्रीन कलर की कैथोड रे दिख रही थी ना, वो गैसों के आयनाइज होने की वजह से दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, कुछ गैस के पार्टिकल अभी भी रह जाते हैं, तो उनके आयनाइज होने की वजह से क्या हो जाती है, उसमें कलर क्रिएट हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी हमें एनोड रे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एनोड रे के जो पार्टिकल है जेडएनएस, जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे जब टक्कर करते तो वहां पे क्या कर रहे थे? स्पार्किंग कर रहे थे। उससे गोल्डस्टीन ने ये कंफर्म किया कि कोई ना कोई ऐसी रेस है जो कहां से निकल रही है? एनोड से कैथोड की ओर निकल रही है, और इनको बोला गया एनोड रे। क्या बोला गया इनको? एनोड रे। तो एनोड रे कहां से निकलती है? एनोड से निकलती है और कैथोड को जाती है। ये एनोड रे कैथोड से, एनोड से निकली और कैथोड को गई। समझ में आया बात? इस तरह से रेज निकलती है। कहां से निकल रही है? एनोड से निकल रही है और कहा जा रही है? कैथोड में। होती कलरलेस है, पर कंफर्म कैसे हुआ? जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे स्पार्किंग से पता चला एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। ठीक है, तो उसने इनको क्या नाम दिया? एनोड रे नाम दिया। इन एनोड रे को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसे कैनाल रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल रेज भी बोलते हैं, कैनोनिकल रेज या कैनाल रेज ऐसे भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात समझ में आई, एनोड रे है क्या। ठीक है, ये एनोड रे इस तरह से सामने आई पिक्चर में। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो एनोड रेज है इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से एक्चुअल में पता चलता है कि वो किससे मिलके बनी हुई है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ये अपन पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज थी। जैसे कैथोड रे की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही एनोड रे की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एनोड रे के सामने आई वो ये सामने आई। पहली बात तो ये एनोड से निकलती है और किधर जाती है, कैथोड में। तो इमर्स फ्रॉम एनोड, इमर्स फ्रॉम एनोड एंड मूव्स टू कैथोड। एनोड से निकलती है, किधर जाती है, कैथोड को जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें देखो सारी प्रॉपर्टीज जो है कैथोड रे वाली होती है। स्ट्रेट लाइन पाथ, कलरलेस, है ना, कंटेन्स मास, कंटेन्स चार्ज। समझ में आई बात। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, यहां पे इसके पास क्या होती है, कैथोड रे की लगभग ऑल प्रॉपर्टीज हो जाती है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। जो एनोड रे है वो कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंट होती है। सबसे पहली जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो कैथोड रे से अलग होती है वो ये है कि इसमें एनोड रे इस तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिविएट होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये डिविएट होएगी, कहीं ना कहीं दूर भागेगी। तो वो इस तरह से डिविएट होती है जो ये इंडिकेट करती है कि एनोड रे किससे मिलकर बनी हुई है, कोई पॉजिटिव चार्ज से, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड is applied, then it deviates in such a way which indicates presence of positive charge, presence of positive charge, positive charge in canal rays, charge in anode rays। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। समझ में आई बात। तो ये इंडिकेट करता है, जो रेज है हमारा, रेज का डिविएशन ये इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिविएशन इस तरह से होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें कैनोल, ये जो एनोड रेज है इसके बारे में एकदम क्लैरिटी आ गई थी कि ये किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। तो देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या था, देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये था, जैसे कैथोड रे के अंदर मैंने आपको बताया कि कैथोड रे का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करता, ना ही उस ट्यूब के अंदर गैस का मीडियम कौन सा उस पर भी डिपेंड नहीं करता। इससे ये बात समझ में आई थी कि कैथोड रे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो एटम तो नहीं है, एटम से कोई छोटा पार्टिकल। लेकिन यहां पर क्या पाया गया कि जो एनोड रेज है, कौन, एनोड रेज, वो हम ट्यूब के अंदर कौन सा गैसियस मीडियम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। समझ आई बात। तो यहां पर अलग पॉइंट है, कैथोड रे से ये अलग पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये क्या है, नेचर ऑफ एनोड रेस, नेचर ऑफ
एनोड रेज इज डिफरेंट is different for different gas, different for different gas mediums of tube. ट्यूब के अलग अलग जो गैस मीडियम्स है उन पे किस क्या डिपेंड करता है, एनोड रेज का नेचर डिपेंड करता है। नेचर से क्या मतलब है कि कितना डिविएट होगी, कितना सर्कुलर रेडियस बनाएगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें है ना। एनोड का नेचर गैस मीडियम पे डिपेंड करता है, कैथोड का नहीं करता। अगर गैस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो एनोड रेज है वो गैस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये तभी हो सकता है ना कि एनोड रे किसके किससे मिलकर बनी हुई है, गैस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि एनोड रेज जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, गैस पार्टिकल से। अब गैस के पार्टिकल क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए। जैसे हमने मान लो हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन गैस जब हाई वोल्टेज पे लगाया तो हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो क्या बच जाता है, H+, है ना। या हीलियम है, हीलियम लिया तो हीलियम क्या हो गया, पॉजिटिवली हीलियम प्लस में या फिर हीलियम +2 में आयनाइज्ड हो गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो गैस थी ट्यूब के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे क्या हो जाती है, पॉजिटिवली आयनाइज्ड हो जाती है, और वही क्या फॉर्म करती है, एनोड रेज फॉर्म करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट हाई वोल्टेज, एट हाई वोल्टेज, एट हाई वोल्टेज gases gas is positively ionized, gas is positively ionized which forms anode rays। ठीक है, हाई वोल्टेज पे क्या होता है, गैस पॉजिटिवली आयनाइज्ड हो जाती है और क्या बनाती है, एनोड रेज बनाती है। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो फिर एक्सपेरिमेंट हुए, सब कुछ हुआ। जैसे कैथोड रे के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला गया, चार्ज टू मास रेशो निकाला गया। तो यहां पर क्या किया गया, नेक्स्ट देखो 6 पॉइंट में, कि अलग अलग जो गैस मीडियम्स है ना, उन सभी से जनरेट होने वाली जो एनोड रे है, उस एनोड रे के लिए चार्ज टू मास रेशो निकाला गया है ना। चार्ज टू मास रेशो Q/m, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं चार्ज अपॉन में मास। ठीक है, मास रेशो ऑफ डिफरेंट gases was calculated। अलग अलग गैसों के लिए क्या निकाला गया, उनके चार्ज से चार्ज टू मास रेशो निकाला गया। अलग अलग गैसों के लिए, हाइड्रोजन भी लिया हमने, हीलियम भी लिया हमने, जितने भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी हमारे स्टार्टिंग की हल्की गैसें हैं, उन सबको हमने कंसिडर किया, लिया, और उनके लिए क्या निकालने की कोशिश की, चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, अब ये चार्ज टू मास रेशो जब निकाला तो उसमें देखो क्या पता चला कि जो चार्ज टू मास रेशो होता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, है ना। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जब ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली गई, हाइड्रोजन गैस ली गई, उसके लिए चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू आई थी, जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, बहुत सारी गैसेज होती है, उन सब में चार्ज टू मास रेशो हाइड्रोजन के लिए क्या आया, देखो क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है ना। तो जो भी चार्ज है, चार्ज 1 कूलम 2 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन निकला 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो जो भी आयनाइज्ड होगा उसमें मास हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। तो इसलिए चार्ज टू मास रेशो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऐसा में मिला, ये तो अब मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, लेकिन चार्ज टू मास रेशो को कि
एनोड रे एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा आया था हाइड्रोजन का, तो उससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स में से। तो ये हाइड्रोजन के लिए क्या आया, मैक्सिमम आ गया, क्या आया, मैक्सिमम। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है। अब आप जैसा थोड़ा बहुत जानते ही हो, थोड़ा बहुत हो, कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, है ना। उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाए, निकल जाए, तो पीछे क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन ही बच जाएगा ना। तो H प्लस आयन जो है ये क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया बात। तो जो H प्लस आयन की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज किसकी होगी, प्रोटॉन की होगी, नहीं होगी। समझ में आया बात। तो यहां पर क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस पे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उसी से ही प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज को निकाला गया, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, सब कुछ ये इससे आया, हाइड्रोजन आयन से। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन बिहेव लाइक प्रोटॉन। तो H प्लस आयन जो है किसकी तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है। तो ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर H प्लस आयन, all the properties for H plus ion are similar to properties of proton. Ion are similar to properties of proton. समझ में आई बात। तो यहां से एक बात समझ में आता है क्या आई, एक और, इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली एटम के बाहर आ गया था ना, आया नहीं था। भाई कैथोड रे किससे मिलके बनती थी, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इजीली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन इजीली बाहर आया है क्या, नहीं आया ना। भाई एनोड रे प्रोटोन से मिलके नहीं बनी हुई, एनोड रे किससे मिलके बनती है, आयनों से मिलके बनती है। कभी हाइड्रोजन आयंस लाइन से रेज बना दे, कभी हीलियम आयंस भी क्या हो सकते हैं, लाइन से रेज बना सकते हैं। तो एनोड रे किससे मिलके बनी होती है, आयन से मिलके बनी होती है, ना कि प्रोटोनों से। तो प्रोटोन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल इन एटम्स। एटम्स के अंदर प्रोटोन इजीली अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो क्या है, इजीली अवेलेबल है। ये दोनों पॉइंट देखो, आगे जो एटम की स्ट्रक्चर है, जे जे थॉमसन की, रदरफोर्ड की, इन सब ने जो अपनी अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर दी, उन सब में इन दोनों पॉइंट्स का बड़ा यूज है। समझ आई बात। तो यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है। तो समझ में आया प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, जो H प्लस आयन है उसी से ही हमने प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज निकाली और उसी से कंक्लूजन बैठाया कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, तभी तो एटम की क्या होगी, न्यूट्रलिटी बैलेंस होगी। और उसके लिए प्रोटॉन चार्ज का एग्जिस्ट होना जरूरी था, और ये प्रोटॉन हमने डिस्कवर भी कर लिया। पहले देखो हाइपोथेसिस था खाली, जब जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, तो 5-10 साल तक ये डिबेट रहा था कि भाई ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल है, ओवरऑल तो एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसका काउंटर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पहले मिल नहीं रहा था, लेकिन हाई वोल्टेज और बढ़ाया तो एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिल गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इस तरह से हमने पॉजिटिव चार्ज जो एटम के अंदर रहता है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आई बात, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो इस तरह से देखो क्या क्या निकला, जो प्रोटॉन पे चार्ज निकला, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, प्लस का
1.6 इंटू 10⁻⁴ मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका जस्ट अपोजिट प्लस में होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन। और प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को एमपी से डिनोट करते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आती है लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻ में 27 केजी, या फिर ग्राम में ले तो 1.66 इंटू 10⁻⁻ में 24 ग्राम। ये प्रोटॉन का मास होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल from atom but protons are not। उसके बाद में ये सारे एटम्स के जो मॉडल्स हैं उनको लोगों ने बताना शुरू किया, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या थे, आगे वाले सभी एटम्स के मॉडल देने में काम आते हैं। इनके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उनको हम काम में लेते हुए ही उन एटम्स के मॉडल को देते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इजीली अवेलेबल है पर प्रोटॉन इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता एटम से। ठीक है, फिर वही सारे न्यूक्लियस मॉडल वगैरह आया कि जो इतने भी प्रोटॉन है वो एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मॉडल दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। जे थॉमसन ने भी अपने एक मॉडल दिया, उसमें भी इन सभी ऑब्जर्वेशन का उसने काम लिया। ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। दिस इज हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। ओके, क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेते हैं डिस्कवरी ऑफ तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा था जिसकी डिस्कवरी हुई? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? किसने किया? जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने किया। बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था। कौन से ईयर में किया था? इन 1932। किसमें किया था? 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। ठीक है, न्यूट्रॉन का जब डिस्कवरी हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इतना आसान नहीं था। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इतना आसान नहीं था। इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो ये न्यूट्रल होता है चार्ज में, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो इस तरह के कुछ कारण थे जिसकी वजह से न्यूट्रॉन थोड़ा लेट डिस्कवर हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बीच में 5 से 10 साल का गैप था, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में 30 साल का गैप था। 30 साल बहुत होता है। जब एक क्षेत्र में कोई चीजें डिस्कवर होने लग गई, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो बस जो उनके पास में पड़ा पार्टिकल है वो भी तो डिस्कवर था तो ही जाना चाहिए ना। 2-4 साल की बात होनी चाहिए, लेकिन 30 साल लग गए थे। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बड़ी लेट मानी जाती है। आप ये देखिए कि 1905 में 1905 में आइंस्टाइन ने अपना E बराबर mc² वाला फॉर्मूला दे दिया था, पता है आपको? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दे दी थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दे दिया था। ये 3 बड़े एक्सपेरिमेंट दिए थे जिसकी वजह से आइंस्टाइन का नाम चमक गया, है ना। उसको गोल्डन ईयर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। उसने E बराबर mc², जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिससे ये बात पता चलती है कि स्पेस टाइम बैंड हो जाता है, टाइम को हम पीछे छोड़ सकते हैं। इतनी खतरनाक खतरनाक बातें चलने लग गई थी 1905 में, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
चलो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल यूजफुल है, लेकिन ये तो बहुत ही एडवांस थ्योरीज थी ना साइंस की, जो आइंस्टाइन ने 1905 में दे दी। लेकिन आप सोचिए कि 1905 में इतनी बड़ी बड़ी बातें विज्ञान में चल रही थी, साइंस में चल रही थी, और अभी तक हमने एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी डिस्कवर नहीं किया। भाई दो तो हो गए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन तो अभी तक डिस्कवर होना बाकी था। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी चल रही थी, फिर जाके कहीं 1932 में जेम्स एडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। तो इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को कंपैरेटिवली क्या मानते हैं, लेट मानते हैं। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ये मास केवल इसके पास है, कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है केवल इसके पास क्या होता है, मास होता है, ओनली कंटेन्स मास नॉट चार्ज, है ना। न्यूट्रॉन जो है ओनली कंटेन्स मास नॉट चार्ज। एक पॉइंट ध्यान रखना है, ओनली कंटेन्स मास नॉट चार्ज, या फिर ये न्यूट्रल होता है ना, कोई चार्ज नहीं होता। और यही एक कारण है कि इस वजह से ये लेट डिस्कवर हुआ था, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, डिविएट कर सकते हैं, कभी इधर मुड़ा कभी उधर मुड़ा, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है ना कि हाँ भाई कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ आई बात। लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल उसको कैसे मोड़े, इधर मुड़ेगा उधर मुड़ेगा, किधर जाएगा, नहीं हो सकता ना। इसलिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी लेट हुआ था। समझ में आई बात। और हुआ कैसे था न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया था, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था इसमें भी, तो इसको भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या किया गया, एक बेरिलियम की शीट ली गई, बेरिलियम 4Be9, बेरिलियम है, बेरिलियम की शीट है, ये शीट ऑफ बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम की शीट लिया, बेरिलियम की शीट लेके इसमें क्या किया गया, एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बॉम्बार्डिंग कराई गई, उससे अल्फा रेज निकलती है, तो यहां से अल्फा रेज की बॉम्बार्डिंग इस पे कराई गई, है ना, ये अल्फा रेज है। ये बेरिलियम की शीट पे क्या है, बॉम्बार्डिंग कराई, अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या होती है, 2He4+2, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ना, ये होता है 2He4, ये होता है अल्फा रेज। इसका बेरिलियम की शीट पे बॉम्बार्डिंग कराया गया, तो यहां पे हमें क्या पता चला कि ये जो रीजन है, इस रीजन पे 6C12 यानी कि कार्बन के एटम मिलते हैं। क्या मिल जाते हैं, कार्बन एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। बेरिलियम की शीट है पर वहां पे क्या मिल रहा है, कार्बन एटम मिल रहा है। तो वो जेम्स चैडविक जो है वो बड़ा सरप्राइज हुआ, तो उसने क्या देखा कि मैं 4Be9 इस पे जब 2He4 की बम्बार्डिंग कराता हूं, तो मिलना तो क्या चाहिए भाई, 4 और 2 6 तो प्रोटॉन हो जाने चाहिए, और 9 और 4 13 क्या हो जाना चाहिए, उसका टोटल मास नंबर हो जाना चाहिए। पर मास नंबर क्या मिल रहा था, यहाँ पे 12 मिल रहा था, तो वो क्या मिल गया, 6C12। तो एक मास नंबर का लॉस हो रहा है ना, तो उसने बोला कि ये एक मास नंबर और कहाँ जा रहा है, उसको आइडिया ही नहीं लग रहा था। तो उसने क्या बोला कि एक ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जिसका मास नंबर तो क्या है 1, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन कोई भी नहीं है। तो प्रोटॉन कोई नहीं है तो नीचे क्या दे दिया उसने, 0, और ऊपर क्या दे दिया 1, किसको इंडिकेट करने के लिए, मास नंबर। तो इस तरह से उसने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। समझ में आई बात। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, जब अल्फा रेज की बॉम्बार्डिंग बेरिलियम पे की गई थी, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। समझ में आई बात।
और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में न्यूट्रॉन पे चार्ज तो जीरो होता है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसकी वैल्यू लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ में 24 केजी ग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻ में 27 केजी हो जाता है। चार्ज तो जीरो है न्यूट्रॉन पे, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, ये पॉइंट ध्यान रखना। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास से स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, पूरी कहानी को कनेक्टेडली हमें एक माइंड मैप बनाना है, क्योंकि एटम का डिस्कवरी हो रहा है, एटम के बारे में जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक यही तो है, पार्टिकल, यही तो सबसे बेस है एटम हमारी पूरी केमिस्ट्री का। इसलिए इसका एक एक जो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे हमें पूरा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। समझ में आया लेट क्यों था डिस्कवरी, क्योंकि चार्जलेस पार्टिकल था। लेट डिस्कवरी होने का कारण क्या हो सकता है, चार्जलेस होना, न्यूट्रल होना इसका, है ना। तो ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंपैरेटिवली डिस्कवरी कंसिडर्ड एज लेट, डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कंसिडर्ड टू बी लेट ड्यू टू इट्स न्यूट्रल नेचर। लेट डिस्कवरी कंसिडर किया जाता है, और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इसकी न्यूट्रल नेचर, इस वजह से ऐसा हुआ। समझ आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमारे पास तीनों पार्टिकल आ चुके हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, हमारे पास प्रोटॉन आ गया, और हमारे पास न्यूट्रॉन भी आ गया। तीनों पार्टिकल आ चुके हैं हमारे पास। अब तीनों पार्टिकल आ गए हैं तो अब किसकी देरी है, हमें तो जीवन शुरू कर देना चाहिए। जब पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, मिठाई बन गई, तीन चीजें तो होती है, पूड़ी होती है, सब्जी होती है और मिठाई होती है, तो फिर जीवन शुरू हो जाता है ना। तब तक तो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, नहीं भाई जी रुको 2 मिनट, नहीं। तो अब हमारा खाना भोजन स्टार्ट हो जाएगा और हम पढ़ना शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अलग अलग जो मॉडल्स है एटम की स्ट्रक्चर के, वो सारे मॉडल्स अब हम एक एक करके देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए, उन मॉडल्स को अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से मॉडल्स दिए अलग अलग साइंटिस्ट ने। सबसे पहला जो मॉडल दिया गया वो दिया कौन सा, जे जे थॉमसन मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल। पहला मॉडल था जे जे थॉमसन का मॉडल। दूसरा जो मॉडल था किसका था, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल था दूसरा। तीसरा मॉडल था नील्स बोहर मॉडल, नील्स बोहर मॉडल। और चौथा था
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये 4 मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इन 4 मॉडल से पूरा एटम्स के बारे में एक्चुअल में हमें जानकारी पता चल गई थी। सिस्टमैटिकली मॉडल दिए गए, पहले जे जे थॉमसन ने मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, फिर नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। मॉडल आप भी बनना चाहोगे मॉडल? है बड़े होके? हम्म। कल एक मीम देखा मैंने नेट पे कि एक नचनिया नाच रही है कि द वन हु हैव मल्टीपल करोड्स इन अकाउंट्स, वो तो नाच रही है इंस्टाग्राम पे, और मी जो देख रहा है, जिसने खाली 300 रुपए का रिचार्ज करा है। तो 300 रुपए रिचार्ज में लोग पूरा एंटरटेनमेंट का आनंद लेते हैं, और जिनके पास करोड़ों हैं वो नचनिया बने बैठे हैं। नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले जे जे थॉमसन का मॉडल अपन पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड, नील्स बोर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं जे जे थॉमसन मॉडल। जे जे थॉमसन, जे जे भैया। जे जे भाई साहब ने क्या बोला? जे जे थॉमसन ने मॉडल दिया। देखो जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया ना, उसने अभी तक जितने भी अपने ये डिस्कवरीज थी ना, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, उन सभी डिस्कवरीज को उसने साथ में रखा, और उनके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है उनको उनमें ध्यान में रखते हुए उसने अपनी बातें बोली, जे जे थॉमसन। है ना? देखो जे जे थॉमसन ने क्या क्या बातें बोली अपने मॉडल में। जे जे थॉमसन ने पहली बात तो बोली कि एटम जो होता है एक पुलिंदा है। किसका पुलिंदा है? एटम क्या होता है? देखो, एटम उसने बोला कि एक शैल की तरह होता है। एक शैल है एटम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उस सेल के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की तरह। इस तरह से एक प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे वो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, उसमें ऐसे रेड कलर के कुछ कुछ ऐसे दाने दिखाई देते हैं, तो उस तरह का उसने मॉडल बताया। उसने बोला कि एटम जो होता है, एटम खुद तो अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज का क्या है? शेल है ना? उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का सेल है, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखो यहाँ पे इस पूरे में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये सही था, पॉजिटिव चार्ज उसने क्या बोला? कंटिन्यूअस है ना, सॉलिड एकदम, टुकड़ों में बिखरा हुआ नहीं है पॉजिटिव चार्ज। उसने बोला पॉजिटिव चार्ज एकदम कंटिन्यूअस शैल की तरह है। शैल को तोड़ना आसान थोड़ा ना होता है। उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला? कि वो बिखरे हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। है ना? अपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का ये बेसिक पॉइंट है ना, कि जी भाई प्रोटॉन जो है इजीली अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है। तो उसने बोला कि एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज शेल होती है, एक पॉजिटिव चार्ज शेल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं इस तरह से। ये क्या हो गए? सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। है ना? इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन यही बात बोली कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जो थॉमसन का मॉडल होता है इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको मतीरा मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतीरा। मतीरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर लेमन कहते हैं। हाँ, तो वाटर लेमन में क्या होता है? वाटर लेमन नहीं बोलते क्या? मेलन बोलते हैं या बैलन बोलते हैं? वाटर मेलन। तो वाटर लेमन क्या होता है? वाटर लेमन तो नींबू पानी हो गया ना, वो लेमन वाटर होता है। लेमन वाटर होता है। तो वाटर मेलन जो है उसमें क्या होते हैं? गिरी होती है। गिरी के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो बीज बिखरे हुए रहते हैं, और गिरी क्या होती है? कंटिन्यूस शेल होती है ना। तो उसने ऐसा ही कुछ बोला कि पॉजिटिव चार्ज का शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन
स्प्रेडेड रहते हैं। तो उसने ये बात बोली कि एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज शेल, पॉजिटिव चार्ज शेल which have distributed electrons distributed electron as particles। ठीक है, तो इस तरह से एटम उसने बताया, जे थॉमसन का मॉडल। ठीक है, ये जे थॉमसन का मॉडल था एटम के बारे में। ये मॉडल बहुत अच्छा था अपने आप में उस समय का। ये बहुत सारी बातों को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक था अपने आप में ये मॉडल, लेकिन कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। वो कौन कौन सी बातें हैं उसको देखते हैं अपन। तो जे थॉमसन मॉडल अपने आप में उस समय का बढ़िया मॉडल मानते थे, लेकिन रदरफोर्ड का जब मॉडल आया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल को रॉन्ग प्रूव कर दिया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल को नील्स बोर के मॉडल की कमियों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने दूर किया। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है परफेक्ट मॉडल की तरह एक्सेप्ट किया गया। क्या अब आप जो हो परफेक्ट हो साहब? नहीं। तो ये अलग अलग मॉडल्स, इसमें अब लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल में देखो क्या क्या ये एक्सप्लेन कर रहा था। एक्सप्लेन जे थॉमसन मॉडल किन बातों को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा? पहली बात, ये सक्सेसफुल रहा एक्सप्लेन करने में मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मास कंजर्वेशन कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, मास कंजर्वेशन रहता है, मास कंजर्व रहता है। उस बात को जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरी बात, ये चार्ज कंजर्वेशन को भी एक्सप्लेन कर रहा था। चार्ज कंजर्वेशन एक्सप्लेन, चार्ज कंजर्वेशन, इसको भी क्या कर रहा था, एक्सप्लेन। तीसरी बात, कैथोड रे ट्यूब और एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा था। भाई उसके ऑब्जर्वेशन यही थे, प्रोटॉन इजीली अवेलेबल नहीं, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड और एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस। उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको भी एक्सप्लेन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं भी कर रहा था। तो ये लिमिटेशंस क्या क्या थी उनको देखते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या थी, लिमिटेशंस इस मॉडल की, उसको समझते हैं। व्हाट आर वर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल? तो लिमिटेशंस क्या क्या थी देखो। सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन, ये एटम्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। डू नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, कि भाई एटम्स बॉन्ड कैसे बनाएंगे फिर, है ना। डिड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, ये एटम्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी चीजें थी, एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, लेकिन अपन एक जो मेजर एक्सप्लेनेशन है ना, जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को ऐसे ऐसे कर दिया था, वो कौन सा था? रदरफोर्ड गोल्ड सीड एक्सपेरिमेंट, है ना। ये डिड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस, डिड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस, डिड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड सीड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड शीट
एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड का गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट था ना, उसके ऑब्जर्वेशंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। बस इस वजह से इस मॉडल को नकार दिया गया कि इस मॉडल में तो भाई साहब कमियां हैं, ये दो चार बातों को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से हमारा डिस्कवर हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जे जे थॉमसन का मॉडल भी हमने समझा और उसकी लिमिटेशंस भी देखी, क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा था और क्या क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ये भी हमने यहाँ पे समझा। समझ आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना होता है वो कौन सा पढ़ते हैं अपन? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कौन सा? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड के गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था? रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया, प्लेनेटरी मॉडल, कि कोई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता है जिसे एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, जिस मॉडल से हमने बहुत सारी चीजें एटम के बारे में जानी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल।